तर आजचा वेव्हसशी रिलेटेड आपला लास्ट क्लास असेल. आज इथे याला एंड करू आपण. ठीक आहे. आजच्या क्लासमध्ये आपण जो टॉपिक स्टडी करणार आहोत त्याचं नाव आहे स्पीड ऑफ साऊंड वेव्ह. ठीक आहे. अलग अलग लोकांनी स्पीड बद्दल कॉन्ट्रीब्युट केलं, साऊंडच्या स्पीड बद्दल आपल्याला थेरीज दिल्या आणि त्या सोबत सोबत आपण लॅपलास करेक्शन काय असते हे पण आजच्या क्लासमध्ये डिस्कस करू. तर चला, स्पीड ऑफ साऊंड वेव्ह. आता आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे की आतापर्यंत आपण स्टडी केलं की एनर्जी एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं म्हणजे वेव्ह. आता वेव्ह जेव्हा एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाते तर तिला मीडियम लागतं, आणि जिला मीडियम लागतं ते कोणती वेव्ह असते? मेकॅनिकल वेव्ह. आपण कोणत्या वेव्हची गोष्ट करलो सध्या? साऊंड. साऊंड कोणती वेव्ह आहे? मेकॅनिकल वेव्ह. मग मेकॅनिकल वेव्ह जेव्हा एखाद्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल करील तर त्या मेकॅनिकल वेव्हची जी स्पीड आहे ती त्या मीडियमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सवर डिपेंड करील की नाही करील? करील. आणि हेच आपल्याला सांगितलं गेलं की जेव्हा जेव्हा एखादी मेकॅनिकल वेव्ह एखाद्या मीडियम मधून ट्रॅव्हल करील तर तिची स्पीड हे त्या मीडियमच्या दोन कॅरेक्टरिस्टिक्सवर मेनली डिपेंड करते. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स त्या मीडियमची इलास्टिक प्रॉपर्टी, त्या मीडियमची इलास्टिक प्रॉपर्टी, आणि दुसरी त्या मीडियमची इनर्शियल प्रॉपर्टी. त्या मीडियमची कोणती? इनर्शियल. म्हणजे मीडियमचा इनर्शिया आणि मीडियमची इलास्टिसिटी किंवा इलास्टिक प्रॉपर्टी याच्यावर डिपेंड करते साऊंडची स्पीड. याच्यावर काय होते? साऊंडची स्पीड डिपेंड करते. ओके. हा जाऊ दे, सगळं सगळं उलटच सुरू आहे तसं. ओके. स्पीड ऑफ साऊंड वेव्ह. स्पीड ऑफ साऊंड मध्ये जेव्हा आपण येतो तर इथं म्हटलं की पाहिजे साऊंडची स्पीड आहे. स्पीड ऑफ अ साऊंड वेव्ह, ठीक आहे, दॅट इज ऑर लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह इन अ मीडियम. इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिक अँड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. म्हणजे आता हा जो V आहे, दिस V रिप्रेझेंट द स्पीड ऑफ साउंड. यस फॉर साउंड, V फॉर स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड. ये इस तरीके से डिपेंड करेगा. पा कसा डिपेंड करता है? अंडर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम. और इनर्शियल प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? रो. रो इज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो ई और रो पे डिपेंड करता है. तो अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, यानी कि जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल कर रहा है वो मीडियम अगर सॉलिड है तो मेरे पास Vs का जो फॉर्मूला होगा, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ Y अपॉन रो. यहां पे Y जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंग्स मॉडुलस, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड की कौन दिखाता है? Y, एंग्स मॉडुलस. करना बताया ना. तो इसलिए E को रिप्लेस किया सॉलिड के लिए हमको किसने? Y ने. और डिवाइड में हमारे पास क्या है? रो. जहां पे Y को आप अब तक के बोलते आ रहे हो, इट इज द एंग्स मॉडुलस और द ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स, एंड रो क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी. तो स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया सॉलिड के लिए? अंडर रूट ऑफ Y अपॉन रो. व्हाट इज Y? एंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम. मतलब सॉलिड की बात कर रहे तो ओके. और रो उसकी डेंसिटी है. ठीक. अब आगे बढ़े. अगर लिक्विड और गैस की बात की गई सॉलिड के अलावा, है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ साउंड सॉलिड में ट्रॅव्हल करता है. आता तुम्ही बोलता एकमेकांशी, मी बोलतो तुमच्याशी, तर आपला जो आवाज चालला हा कशातून चालला? एयर मधून चालला. ओके. तो हमारे पास फ्लूइड में से भी साउंड ट्रैवल करता है, और फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड और कौन आते हैं? गैसेस. अब इनकी इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Y लेंगे क्या? नहीं, हम लेंगे B. और B किसको रिप्रेजेंट करता है? बल्क मॉडुलस. सॉलिड के लिए था एंग्स मॉडुलस और इनके लिए हम क्या ले रहे हैं? बल्क मॉडुलस. तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने फॉर्मूला बनाया दैट Vs, स्पीड ऑफ साउंड, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B अपॉन रो, जहां पे आपका B क्या है? बल्क मॉडुलस, और रो तो डेंसिटी होता ही है. ठीक. तो सॉलिड के लिए अंडर रूट Y बाय रो, एंड देन लिक्विड और गैस के लिए अंडर रूट B बाय रो. चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन सॉलिड इन 2 सेकंड. देखो कितने सेकंड में? 2 सेकंड में. मतलब क्या गिवन है? टाइम. और इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यार? अब तक के हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड जो बला है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इनटू क्या रे बच्चा? टाइम. और टाइम तुझे गिवन है. टाइम कितना दिया है तुझे? 2 सेकंड. अब तुझे क्या निकालना है? स्पीड. और स्पीड तू निकाल सकता है. ठीक है. तो स्पीड निकाल सकता है. तुझे Y दिया हुआ है. स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ Y अपॉन रो. तो यहां पे Y की वैल्यू तेरे पास है 2.2 इंटू 10 की पावर 11, और डिवाइड बाय रो आपके पास कितना दिया है बच्चा? 8.8 इंटू 10 की पावर 3. आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा इसको 2 से डिवाइड जाएगा, इसको 8 किया है ना. दर 11 दोन्ही 22, 11 8 88. त्या हिशोबाने केलं तर 2/8
8, दैट 2/8 बिकम्स 1/4, तो यहां पे होगा 1/4, ये 10 की पावर 3 ऊपर गई बन गई -3, 11 में से 3 गए बन गए 8, तो ये बन गए 10 की पावर 8, रूट से सीधा बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 1/2 और ये बन गया 10 की पावर 4। इसको हल्का सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो जो साउंड की स्पीड हमें मिलेगी इट विल बी 10 की पावर 4, मतलब क्या होगा 10,000 और डिवाइड में कितना है 2, तो कितना होगा आंसर 5,000, इट इज इन मीटर पर सेकंड। तो यहां पे पुट कर देंगे, स्पीड यहां पे आ गई 5,000 और टाइम कितना है आपके पास में 2, तो कितना हो गया 10,000, समझ रहे हो क्या? तो ये हो गया 10,000, या इसको आप 10, ये मीटर पर सेकंड, मीटर था, डिस्टेंस निकाला ना आपने, ये किसमें आया होगा मीटर में, ठीक है। लेकिन अगर इसको तुम किलो में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। उम्मीद है बात समझ में आई, बड़ा सिंपल था, √y/ρ से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ साउंड की जब बात की गई तो कोई ना कोई तो आया होगा जिसने इसको स्टडी किया होगा, और सबसे पहले पिक्चर में एंट्री किया था न्यूटन, है ना। कोई ब्रांच नहीं छोड़ा इसने कि जिधर वो गया नहीं, तो साउंड में भी इसने काम किया, लाइट में भी काम किया। न्यूटन पहला बंदा था जिसने साउंड के स्पीड के बारे में बात की, गलत की वो बात अलग है, लेकिन बात की ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट ऑब्टेन बाय न्यूटन। किसने दिया था वो? न्यूटन ने। और वो न्यूटन ने जब साउंड की स्पीड का फॉर्मूला दिया तो उसने साउंड के प्रोपेगेशन को, जब भी साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में या किसी भी गैसियस मीडियम में, तो उसने ये माना कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड रिप्रेजेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल माना मतलब टेम्परेचर क्या बनेगा वो कांस्टेंट। तो जब साउंड जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम करके अपना फॉर्मूला दिया है। तो न्यूटन का जो अजम्पशन था अपने थ्योरी में वो क्या था कि उसने उस प्रोसेस को क्या माना, आइसोथर्मल, ठीक है। अब आइसोथर्मल मानने से क्या हो गया कि अगर मान लो किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है साउंड, तो जो बल्क मॉडुलस उसकी इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको उसने किससे रिप्लेस किया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। आई रिपीट करता हूं कि इसने आइसोथर्मल रिप्रेजेंटेशन माना साउंड के प्रोपेगेशन को। अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, उसने बल्क मॉडुलस को क्या अज्यूम कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था एयर गैसेस या लिक्विड्स में साउंड के प्रोपेगेशन का, वो √b/ρ था, b/ρ था अंडर रूट। तो √b/ρ को रिप्लेस करके क्या हो जाएगा? √b/ρ। पहले तुमने क्या पढ़ा? √y/ρ, फिर तुमने कहा √b/ρ, फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने माना साउंड के प्रोपेगेशन को आइसोथर्मल, तो b का रिप्लेसमेंट किससे किया? प्रेशर से। तो अब साउंड की स्पीड का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या हो गया? √p/ρ। और अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, है ना, एट NTP हम प्रेशर की वैल्यू लेंगे तो वो कितनी होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होती है, जिसको आप SI में लिखेंगे तो इट विल बी 1 × 10⁻1 या फिर 1.01 मोर प्रिसाइजली लिखेंगे तो 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, और डेंसिटी ऑफ एयर, ये एयर के डेंसिटी की एवरेज वैल्यू है, एंड दैट इज व्हाट 1.3। अगर ये हम यहां पे पुट कर देंगे रो यहां पे और ये पी यहां पे, तो फिर साउंड की स्पीड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी, और वो वैल्यू हमको मिली कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज 280 मीटर पर सेकंड। तो भाई और बहनों बताइए, जब साउंड ट्रैवल करता है किसी मीडियम में, किसी गैस में, तो उसकी स्पीड न्यूटन ने हमको कितनी दी? पहले तो उसका फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला दिया उसने √p/ρ। p की वैल्यू तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली पुट कर दी, रो तुमने 1.3 पुट कर दिया, और उसके हिसाब से तुम्हें साउंड की स्पीड कितनी मिली हवा में, एयर में? 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारे, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि, सॉरी, थ्योरेटिकली ये फाउंड हुआ कि हमें जो साउंड की स्पीड मिलती है वो कितनी मिली? 332 मीटर पर सेकंड। साउंड की एक्चुअल स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। न्यूटनच्या कॅल्क्युलेशन ने किती होऊन राहील ती? 280 मीटर पर सेकंड। और ये 19-20 का फरक है क्या? नहीं, ये फरक बहुत ज्यादा है ना। यहां पे देख तो 280 कहां पे 332, तो याचा अर्थच असा आहे की न्यूटननं जो फॉर्म्युला दिला त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम है, उसमें करेक्शन की जरूरत है। तो न्यूटन ने जो दिया था वो कहानी यहां पे स्टॉप करते हुए लैपलास नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब न्यूटन की थ्योरी हो गई फेल, और पिक्चर में एंट्री करता है लैपलास, और लैपलास ने न्यूटन के
जो स्पीड का फॉर्मूला था क्या था, vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, उसको चेंज करके बना दिया, दैट इज vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट गॅमा p बाय रो. एवढा फरक केला त्यानं फक्त. तो गैमा जैसे ही एंट्री किया समझ में आया कि अगर न्यूटन ने साउंड के प्रोपेगेशन को आइसोथर्मल रिप्रेजेंटेशन माना है तो इसने क्या माना होगा, एडियाबैटिक, क्योंकि गामा की एंट्री तो एडियाबैटिक में हुई थी. तो हम यहां पे देखते हैं कि भाई साहब ने जो अजम्पशन किया है ना, जो लैपलास का करेक्शन है, उसने क्या माना कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर ये कैसा होता है, एडियाबैटिक. और अगर एडियाबैटिक है तो बी को पी से नहीं, बी को गैमा पी से रिप्लेस करेंगे. तो इसलिए साउंड की जो हमारी स्पीड है इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ बी बाय रो का अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाय रो. अब गैमा की तुम्हें पहचान है क्या, गैमा जानते हो क्या आप, व्हाट इज गैमा? श्यामा, श्यामा, नो श्यामा. एट एनटीपी पी की वैल्यू पुट कर दी, रो की वैल्यू पुट कर दी, और गैमा फॉर एयर, एयर को हम अभी डायटोमिक एज्यूम करके गैमा लेते हैं 7/5. आपको याद है क्या, गैमा को हमने लिया था इट इज सीपी बाय सीवी. ठीक है, अगर आप सीवी की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता है f/2 टाइम्स ऑफ आर, और सीपी की बात करते हैं तो f+2/2 टाइम्स ऑफ आर. करेक्ट लिखा मैंने? हाँ. अब इनका अगर रेशियो लेंगे तो गैमा तुम्हें मिल जाएगा f+2/f. ये फॉर्मूला हमने याद भी किया था. अब अगर हमने हवा को डायटोमिक माना है तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5. तो 5+2 कितना हो जाएगा, 7. 7/5. यहां पे हम लोगों ने गैमा डायटोमिक. तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जब साउंड ट्रेवल करेगा किसी गैस में, अगर गैस बदलेगा तो हर अलग अलग गैस के लिए गैमा अलग अलग है. यानी कि साउंड मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. भाई देखो इस फॉर्मूला में ये जो गैमा है ना और ये जो रो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियम को, क्योंकि मीडियम बदलेगा तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी. मीडियम बदल गया, हो सकता है मीडियम की डेंसिटी बदलेगी, हो सकता है उसका क्या मोनो एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन गैस में ट्रेवल कर रहा है, हेलियम में या किसी दूसरे ऑक्सीजन गैस में साउंड ट्रेवल कर रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन तुमने कौन से जात का गैस लिया तेरा गैमा अलग होगा, और तेरा गैमा अलग है तो तेरे साउंड की स्पीड उस पर्टिकुलर गैस में अलग होगी. मतलब कि यहां से ये क्लियर होता है कि साउंड डिफ की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट गैसेस में क्या होती है, डिफरेंट. समझ रहे हो क्या? तो एक बार फिर से बताइए, साउंड की स्पीड लैपलास ने हमको क्या दे दी, अंडर रूट गैमा पी बाय रो. ठीक है, ओके. ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने गैमा पी बाय रो में वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि हमने गैमा की वैल्यू 7/5 पुट कर दी. ये इन जनरल लिया है हमने एयर को. ठीक, ये पी की वैल्यू पुट कर दी और रो की वैल्यू भी हमने पुट कर दी. तो उसके बाद में कैलकुलेट करते अप्रोक्सीमेट हमें साउंड की स्पीड कितनी मिली, 332 मीटर पर सेकंड की, जो काफी क्लोज है थेरोटिकल वैल्यू से. तो मतलब ये इसने करेक्शन किया उसमें. ठीक, ओके. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा है कि किसी भी आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं, बेटा बातें नहीं, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT. तो मैंने पीवी को, ये जो n दिख रहा है इस n को हम लिख सकते हैं मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस. यानी कि इस n को मैंने रिप्लेस किया m अपॉन m नॉट से. हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर में तो नॉट ही लेता हूं, एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट ही है. अब अगर मैं क्या करूं, इस पीवी को यहां से ये v को डिवाइड में लेकर जाओ तो ये हो जाएगा m अपॉन v, RT अपॉन क्या हो जाएगा, m नॉट. समझ रहे हो क्या? और m अपॉन v, ये जो बला आपको दिख रही है ये क्या है, डेन्सिटी, दैट इज मास अपॉन. काऊन सुरू आहे सगळं, ते लॅपलासनं फॉर्म्युला दिला की नाही, त्या फॉर्म्युल्यात काय, गॅमा पी बाय रो. माझं म्हणणं आहे मला आयडियल गॅस इक्वेशन जे आहे ते पी बाय रोच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. मग मी ना पी ठेवला, आता रो काही नाहीत ना माझ्याजवळ, रो आणून राहिलो मग मी आता. ठीक आहे, पी हा बनला रो, RT अपॉन मॉलिक्युलर वेट. आता रो पी च्या डिवाइड मध्ये जाईल तर तुम्हाला पी बाय रो काय भेटला, RT अपॉन m नॉट. तो भाई जो फॉर्मूला था तुम्हारे पास लैपलास ने दिया हुआ स्पीड ऑफ साउंड का, वो था गैमा पी बाय रो, लेकिन पी बाय रो RT बाय m नॉट, RT बाय m नॉट. आता तुमची क्लिअरिटी जरा जास्तच वाढली असेल, तुम्हाला नाही समजू राहिलं पण वाढली आहे ना. जसं बा गॅमा जातीवर डिपेंड करते गॅसच्या, तसंच m नॉट मॉलिक्यूलर वेट हे गैस का जातीवर डिपेंड करते. तो अगर तुम्हें गैस का नाम देगा तो तू गैस का m नॉट और गैस का गैमा पुट करके साउंड की स्पीड को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते. ठीक है,
तो मुझे आप बताइए इस इक्वेशन को देखे, क्योंकि ये तो सबसे करेक्ट इक्वेशन है, न्यूटन तो फंस गया, फेल हो गया। सबसे करेक्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, गैस के गामा पे, मीडियम के गामा पे। देन आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देन टेम्परेचर पे, अगर मीडियम का यानी कि गैस की बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर बदलेगा, क्योंकि बी को रिप्लेस करता है वो यहां पे। तो अगर मीडियम का टेम्परेचर बदलेगा तो साउंड की स्पीड भी बदलेगा। लेकिन इस टी में भी दो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, सेक्शंस है, दो अलग अलग जॉनर है, मैं बात करूंगा उसके बारे में। लेकिन अभी समझो कि गामा पे, टी पे और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है साउंड का स्पीड किसी भी गैस पे। जब जब साउंड गैस में से ट्रेवल करेगा, गैस के गामा पे, गैस के टेम्परेचर पे और गैस के मॉलिक्यूलर वेट पे, मतलब इन शॉर्ट गैस के टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करेगा साउंड की स्पीड। ठीक, अब टेम्परेचर की बात करते हैं थोड़ा सा। तो यार टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बदल जाता है, और टेम्परेचर बहुत कम हो तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बदल जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो, टेम्परेचर जब, अब कम ज्यादा कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं एक नंबर बता देता हूं आपको, 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो हम अलग तरीके से करेंगे, और 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का होगा तो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, Vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गॅमा आर टी अपॉन एम नॉट। ओळख करून द्यायची गरज आहे का? नाही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना आगे। अब बात कर रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, जो फैक्टर्स साउंड की स्पीड को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो साउंड की स्पीड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने अभी भी बात की कि जो टेम्परेचर है गैस का वो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करेगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, दूसरा प्रेशर भी अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर है ना। ओके, तीसरा ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट विंड की जो स्पीड है, यानी कि साउंड जब हवा में ट्रैवल कर रहा है तो हवा भी तो बहती है, साउंड तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जिस हवा में ट्रॅव्हल कर रहा है हवा भी तो वाहू शकते ना तर मग त्याचा भी साउंडच्या स्पीडवर फरक पडेल की नाही पडेल, पडणार। तर हे काही पॅरामीटर्स आहेत। ठीक है, इसमें एक आध दो और प्लस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी। पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। ठीक है, सबको देखेंगे बारी बारी। ठीक है, चलो, ये पहला टेम्परेचर, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी स्पीड ऑफ अ साउंड। तो बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अंडर रूट गामा पी बाय रो या फिर गामा आर टी अपॉन एम नॉट। यही तो फॉर्मूला देखा अब तक के, इसकी तो बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक, तो यहां से समझ में आता है कि अगर साउंड की स्पीड का नाता सिर्फ टेम्परेचर के साथ जोड़ा जाए तो बाकी चीजों को तो कांस्टेंट मान लिए, है ना। मान लो हमने मीडियम कांस्टेंट कर दिया, मतलब गैस मीडियम नहीं बदल रहे तो एम नॉट तो बदलेगा नहीं, गामा नहीं बदलेगा, आर नहीं, सिर्फ मीडियम का क्या बदलने वाले अभी, टेम्परेचर। तो हमने कहा साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन रखती है, दैट स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी। ध्यान रखना, यहां पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में, और जब जब टेम्परेचर की बात केल्विन में होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो टेम्परेचर हायर ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं, है ना। केल्विन मतलब बड़ी बातें हो रही ना, बड़ी बातें। ठीक है, काही नाही, तुम्ही पाहत रहा फक्त। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं कहानी में। अगर मेरे पास दो अलग अलग सिचुएशन दी है, ठीक है, एक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये स्पीड है, तो मैंने टेम्परेचर बदल के ये कर दिया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मेरे पास दो स्पीड, दो टेम्परेचर, तो मैंने V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट T2 अपॉन T1। ग्राफिकली अगर इस चीज को देखे, ग्राफ का चश्मा पहन के अगर इन चीजों को देखे, तो मैंने यहां पे तीन अलग अलग ग्राफ बनाए हुए हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया स्पीड ऑफ साउंड, एक्स पे लिया हमने टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ में कैसा रिलेशन है, देखो कहां गया, ये है स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ में कैसा रिलेशन है। तो ये है हमारे पास रिलेशन, Vs इज अंडर रूट टी, मैंने अंडर रूट टी वाला लिया, Vs स्क्वायर का लिया। ठीक है, हाँ, तो यहां पे देखिए टी की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दिया, टी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी तो Vs की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखो ये टी रूट में है, टी कहां पे है, रूट में। मैंने 4 का 9 किया, 9 का 3 किया, 9 का
16 किया, 16 का 25 किया, तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी ना। तो जब y पे क्वांटिटी ऐसी हो और x पे जो t है जो कि रूट में है, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से वैरी होते हुए आता है। समझ रहे हो क्या? यहां पे आप रिलेशन बता सकते हो कि दैट वी एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी था, तो वी एस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू रूट टी के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट केस में तुमने वी एस इज प्रोपोर्शनल टू टी लिया, यानी कि इस बार आप सिर्फ टी की वैल्यू नहीं बदल रहे हो, आप सीधा रूट टी को लिए हो एक्स एक्सिस पे। तो जो क्वांटिटी वाई पे है और जो क्वांटिटी एक्स पे है, ये एक में के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है। क्वांटिटी ऑन वाई, क्वांटिटी ऑन एक्स लीनियरली बढ़ रही है ना। रूट टी लिया है ना डायरेक्टली मैंने, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या? अब इसी इक्वेशन को अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब मैंने वी एस स्क्वायर ही वाई पे लिया और टी एक्स पे लिया, तो ये ग्राफ भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे, और ये क्योंकि इस ग्राफ में मैंने रूट टी नहीं लिया है, सिर्फ टी लिया है, लेकिन उसने कैप तो पहनी हुई है ना, तो इन अकॉर्डेंस ग्राफ चेंज होगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन ग्राफ यहां पे होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। इन अ गैसियस मीडियम ऑन इंक्रीज इन अ टेम्परेचर बाय 900 केल्विन। हमने गैसियस मीडियम में क्या किया, जो गैस का टेम्परेचर है वो 900 केल्विन से बढ़ाया। पहली बात तो ये समझ लो कि नंबर बड़ा बड़ा है टेम्परेचर का, 900 केल्विन। भाई 30 डिग्री सेल्सियस की जिसकी मैं बात कर रहा था ना, उसमें अगर आप 273 ऐड कर दो तो कितना केल्विन हो जाएगा? आप 27 डिग्री सेल्सियस ले लो तो वो 300 केल्विन हो जाएगा। ये 900 केल्विन की बात हो रही, मतलब ज्यादा की बात हो रही ना। ठीक, तो स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एंड इट्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, फाइंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसा मानते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर T1, ये कुछ होगा T2। ठीक, जो फाइनल टेम्परेचर बाद वाला टेम्परेचर है T2, वो तुमने कितने से इंक्रीज किया? इट इज इंक्रीज बाय 900 के, तो कितना होगा? T1 प्लस 900, या T2 को मैं लिख सकता हूं T प्लस 900। ओके, उसके बाद में जब टेम्परेचर T था तो उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ होगा? V, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना हुआ? डबल, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ U। डेटा समझ में आया क्या बेटा? देवड़कर समजलं, टेम्परेचर टी होतं त्यावेळेस व्हॉल्यूम किती होता? व्ही, पण टेम्परेचर टीचं 900 के न वाढलं तर ते T2 झालं ना, तर व्हॉल्यूम किती झाला होता? डबल। तर तुम्हाला विचारलं किंवा इनिशियल टेम्परेचर किती होतं कशामध्ये? डिग्री सेल्सियस मध्ये। पण आपण जे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत, लक्षात ठेवा ते कॅल्क्युलेशन के मध्ये असतील सगळे। ठीक, आणि फायनली नंतर आपण त्याला कन्वर्ट करू। तर काय रिलेशन आहे? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? Vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बोलिए बोलिए, गामा आर टी अपॉन व्हाट? एम नॉट। जहां से आप साउंड की स्पीड को प्रोपोर्शनल मान सकते हो अंडर रूट टी से, क्योंकि बाकी तो कुछ बदला ही नहीं है। बराबर है ना? हाँ, अब आगे स्पीड, मैं वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम बोल दिया मैंने गलती से पहले, स्पीड है वो। ठीक है, स्पीड डबल हुई है, साउंड बिकम डबल, मैं वी देख के वॉल्यूम बोल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा? T2 अपॉन T1। तो चलो T2 की वैल्यू पुट कर दो। T2 की वैल्यू है तुम्हारे पास T प्लस 900 और डिवाइड में T1 तो तुम्हारा T ही है। V2 कितना है बच्चा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ V, और V1 कितना है तुम्हारा? V। कैलकुलेट करते हैं, V गेट कैंसल, स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि रूट तो निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू T प्लस 900 और डिवाइड में क्या रहेगा? T, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू T प्लस 900, ये T इधर आएगा माइनस में, 40 माइनस T 3T, तो ये हो जाएगा 3T इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? 3, तो T इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 300 केल्विन। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये इसमें टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेते हैं, या फॉर्मूला मध्ये टी कशामध्ये आहे? केल्विन मध्ये। ये जो फॉर्मूला है इसका टी के में लेना, तो हमने के में ही लिया और के में लेके हमको इनिशियल टेम्परेचर मिल गया 300 केल्विन, लेकिन उसने किस में बोला था? डिग्री सेल्सियस। तो कैसे करेंगे? इट विल बी टी इज इक्वल्स टू 300 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा? इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है बात समझ में आ गई। ठीक, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो
क्वेश्चन ना लेते हुए अभी हम बात करेंगे। अब तक के हम लोगों ने केल्विन वाले टेम्परेचर की बात की, अब हम छोटे टेम्परेचर्स की बात करें। जैसे मैंने पहले बोला था कि टेम्परेचर की हम दो तरीके से बात करेंगे साउंड की स्पीड के लिए। तो अब बात है साउंड के स्पीड पे इफेक्ट किसका, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर चेंज का। ठीक है, अब जैसे देखो, अब तक के तुमने अभी अभी पिछले स्लाइड्स पे भी तुमने यही फॉर्मूला यूज किया, V2/V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1, क्योंकि तुम टेम्परेचर को किस में ले रहे थे, उसमें केल्विन में, यानी कि बड़े टेम्परेचर की बात हो रही थी। लेकिन अब मान लो कि टेम्परेचर डिग्री में है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है, छोटी वैल्यू है टेम्परेचर की, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड है, ये V2 जो है, ये लिए हमने स्पीड एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, कम टेम्परेचर की बात करें ना, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइड बाय कस का झालं आलं। हॅलो 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 एवढी स्लाइड लक्ष द्या फक्त, एवढी थोडंसं समजलं की मग सुट्टी नाही रे, मग थोडस पारचा बड्डे आहे का? हा बा, काय हॅलो 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 हा लक्ष द्या, आवाज ना करू। तर आता आपल्याला कशाबद्दल चर्चा करायची है, स्मॉल टेम्परेचर साठी। तो जैसा अब तक के हमने इसको यूज किया, अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर छोटा होगा तो जो नेक्स्ट वाला टेम्परेचर है वो ले लिया मैंने, टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस। ये जो स्मॉल T डिग्री सेल्सियस है, ये कम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं ऐसे ही मन के लिए ले रहा हूं, 15 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये होगा V स्पीड ऑफ अ साउंड एट 15 डिग्री सेल्सियस, कोई भी नंबर हो सकता है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोगों ने एक 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड ली और ऊपर क्या लिया, T डिग्री सेल्सियस पे। तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर जो T था, अब ये छोटा टेम्परेचर है तो बड़ा करने के लिए, इसमें केल्विन में करने के लिए क्या लेंगे, दैट T प्लस 273। और जब साउंड की स्पीड कितनी होती है 0, तब टेम्परेचर कितना होता है 273। ये समझ में आ रहा है ना तुमको, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है 273 केल्विन। ठीक, अब velocity or the speed of sound at T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो इसको डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस T अपॉन 273, और जो रूट था उसको हमने क्या लिया, पावर 1/2। हे स्टेप समजली का, पहिले पहा एकदा डोळे भरून पाहून घ्या। ठीक, अब अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ये जो V दैट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड में था, उसको उसके मल्टीप्लाई में लेकर गए। अब बन गया स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर दैट T डिग्री सेल्सियस, मैंने 15 लिया है मन ही मन में, 30 से कम लेना था। इट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर सॉरी स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273, जो भी टेम्परेचर तुमने लिया होगा, और पावर क्या रहेगा 1/2। अब इस चीज को अगर हम बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करें, किससे सॉल्व करें, बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में, तो ये स्टेप हमको मिल जाएगी। इट विल बी स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ और द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन, ये पावर अप्लाई कर दी बायनोमियली, तो यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 273, तो कितना हो जाएगा वो 546। तो आप फॉर्मूला बताओ एक बार सब लोग साथ में पढ़ के, कि स्पीड ऑफ साउंड एट
T डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये T डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर है? कम वाला, 30 से कम, 30 डिग्री सेल्सियस से कम। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस टी अपॉन 546, ठीक है। और ये किसी भी मीडियम के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर मीडियम एयर है, कंडीशन हमने क्या लगाई कि अगर मीडियम क्या है? एयर है, तो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमने पहले ही बात करके निकाली लैपलास के फॉर्मूला में, कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड मैं यहां पे पुट कर देता हूं, सॉरी कहां पे पुट कर देता हूं? जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगा स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको अंदर लेकर जाओ, अंदर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ये इसके मल्टीप्लाई में स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू क्या? टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप स्पीड निकाल रहे हो, और डिवाइड में क्या आएगा? 546। ये फॉर्मूला मेरे पास है। इस फॉर्मूला में मुझे स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एयर पता है कितनी होती है, वो 332। वो यहां पे पुट कर देता हूं, बस यहां पे नहीं, सिर्फ यहां पे। इथे केली तरी चालते, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तरी इथं पुट करतो, कारण इथं पुट केल्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन होऊ शकते काही ना काही। तर पहा काय होते, दॅट्स स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ये इक्वेशन यहां पे एज इट इज आपको दिख रहा है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी 332, इसको सॉल्व किया तो आंसर मिला 0.61। तो मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, पाठ करा रे, स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 टी। टी वो टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बोला आपको मुझे स्पीड 15 पे चाहिए, तो आप लेंगे स्पीड एट 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू एयर अगर है तो 332 प्लस 0.61, टी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 पुट करेंगे यहां पे। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर एयर मीडियम अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। राहील का लक्षात? चला पुढे चालूया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड, ये तो होती ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट्स स्पीड ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेल्सियस, आपको 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है। तो बताओ फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ T। यहां पे T की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 332 प्लस 0.61, और T की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो यहां पे ये 10 लिखा भी नहीं तो चलता, आपको पता है कि आपने एट T इज इक्वल टू 10 पे निकाल रहे हो, तो V भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो V इज इक्वल टू ये 332 प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.1। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 आणि 6 38, दैट इज 338.1 मीटर पर सेकंड। समज लगा? म्हणजे सरळ सरळ आहे। जर समजा तुम्ही नॉर्मली याच्यावरूनच तुमच्या लक्षात येते की जर मी टेम्परेचरची व्हॅल्यू समजा T ची व्हॅल्यू जर 1 डिग्री सेल्सियस पुट केली, तर जे साऊंडची स्पीड आहे ती कितीने वाढणार आहे? 0.61 ने वाढणार आहे। आता समजा इमेजिन करू आपण की हवेची स्पीड सध्या 0 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन करू तो टेम्परेचर एयर का कितना है अभी? 0 डिग्री सेल्सियस। तो साउंड की स्पीड कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड। अब हवा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस किया तो कितना होगा स्पीड? 332 प्लस 0.61। अगर 2 डिग्री सेल्सियस किया तो 332 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.61। 3 डिग्री सेल्सियस पे 332 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.61। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कब तक अप्लाई कर सकते हो आप? 30 तक के, 30 के ऊपर नहीं, 30 के लिए लिमिट है यहां पे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, ये थोड़ा ध्यान रखना। स्पीड का फॉर्मूला है साउंड के अंडर रूट गामा पी बाय रो एंड इट इज अंडर रूट गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू। मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या साउंड की स्पीड प्रेशर से अफेक्ट होगी? फॉर्मूला में पी है तो पी साउंड की स्पीड को इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, उसका असर साउंड की स्पीड पे पड़ेगा। पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं, साउंड की स्पीड पे मीडियम का जो प्रेशर है उसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द केस में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ध्यान रखना,
प्रेशरचं साऊंडच्या स्पीडले काहीच फरक पडत नाही जर मीडियमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल. एकदा परत म्हणा, प्रेशरचा साऊंडच्या स्पीडले काहीच फरक पड़त नहीं, काहीच इफेक्ट पड़त नहीं जर मीडियमचं काय कॉन्स्टंट असेल, टेम्परेचर. देखो Vs इज इक्वल अंडर गामा बी बाय रो अंडर गामा आर टी अपॉन एम नॉट. अगर टी को तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो जो चेंजेस होंगे वो नहीं. जैसे पी तुमने चेंज भी किया तो सर Vs तो बदलना चाहिए नहीं, फिर तू पी चेंज करेगा तो रो भी तो चेंज होगा. जो डेंसिटी है, प्रेशर कंप्रेस कर रहा हो तो डेंसिटी भी तो चेंज हो रही ना. अगर तू प्रेशर बढ़ा रहा है तो गामा तेरा रो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है ना उस मीडियम की. तो मतलब टी अगर नहीं बदल रहा है तो पी के बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. जर टी बदलला नाही तर पीचा इफेक्ट पडणार नाही, हे लक्षात ठेवा. ठीक है. सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो आप देख सकते हो कि प्रेशर वैरी करते जा रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो साउंड की स्पीड है वो कैसी है, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं हो रही. तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट. प्रोवाइड दैट कि इस केस में हमने टेम्परेचर को क्या माना है, कांस्टेंट माना है. ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में. नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैसियस मीडियम. गैसियस मीडियम के नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा. शुरू में तो बात की थी, पहले दूसरे स्लाइड में ही बोला था मैंने. अच्छा, किसी भी मीडियम के नेचर को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से पैरामीटर तुम्हारे पास है, गामा एंड एम नॉट. तो उनकी बात होगी. हमें पता है Vs दैट इज स्पीड ऑफ साउंड होती है अंडर रूट ऑफ गामा. करेक्ट, ठीक, ओके. और कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम. टेम्परेचर मान लिया हमने कांस्टेंट, तो भाई आर तो खुद कांस्टेंट है, टी को तुमने कांस्टेंट मान लिया, तो जो साउंड की स्पीड है वो गामा के और मॉलिक्यूलर वेट के साथ में कुछ ऐसा रिलेशन बनाएंगे. स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा अपॉन एम नॉट, मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर हम लोगों ने दो अलग अलग मीडियम लिए, एक ऐसा मीडियम पहली हवा पहला गैस लिया जिसके लिए गामा 1 और जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ, एम नॉट 1, और दूसरा गैस लिया उसका क्या होगा, गामा 2, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एम नॉट 2. तो पहले मीडियम में स्पीड डिवाइड बाय दूसरे मीडियम में स्पीड क्या होगी, गामा के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है. तो V1 अपॉन V2 को अंडर रूट गामा 1 अपॉन गामा 2, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के साथ में इनवर्स है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेकंड मीडियम का ऊपर आएगा, फर्स्ट मीडियम का नीचे जाएगा. क्या फॉर्मूला करेक्ट लिखा? तो आप इसी चीज को यूज कर सकते हो अगर इस फॉर्मेट में आपके पास कोई क्वेश्चन आया हो. तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी बना लेते हैं एक. ठीक है, इसके एक और गामा की बात हमने अभी पढ़नी है. गामा 1 अपॉन गामा 2 देखा, अंडर रूट गामा 1 अपॉन गामा 2 अभी अभी लिखा इस फॉर्मूला को प्रीवियस स्लाइड पे. अब अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, 5/3, क्योंकि तुमने बताया ना अभी मेरे को गामा क्या होता है, F+2 अपॉन F. तो मोनो का F कितना होता है, 3, तो 3+2 अपॉन 3, तो 5/3, 3+2 अपॉन 5. ये किसकी बात है, मोनो एटॉमिक. डाई की बात करेंगे तो डाई के लिए कितना हो जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा 7/5. ये बात हो गई डाई की. नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक अगर रहा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 4/3. चलिए शुरू करते हैं कहानी. नेक्स्ट, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन H2 डायटोमिक, हेलियम मोनोएटोमिक एट सेम टेम्परेचर. स्पीड का रेशियो निकालना है तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, हमें V1 मतलब मैंने इसको पहला गैस मान लिया और इसको दूसरा गैस मान लिया. ठीक है, V1 अपॉन V2 तो क्या होगा, गामा 1 अपॉन गामा 2. आपको पता होना चाहिए किसको 1 किसको, और मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, दूसरे का, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट पहले का. नॉट लिख ही देता हूं, वैसे आप बोर्ड का नहीं कर रहे हो तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. और ये रहेगा 1, पुट कर दीजिएगा वैल्यूज. गामा 1 पहला डायटोमिक क्या रहेगा, 7/5, 7/5. गामा 2 मोनोएटोमिक 5/3. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है सेकंड का, सेकंड कौन है, हेलियम. हेलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4. ठीक है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2. ठीक है, कितना रहेगा 2. तो इसको सॉल्व करेंगे
तो रूट में ये हो जाएगा 7/5, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/2। कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2, हाँ हो जाएगा 21 व्हील, तो V1/V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 21 2 जा 42 और डिवाइड में रहेगा 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, हाँ 25, तो ये 42 रहेगा रूट में ऊपर और ये बाहर निकल के बन जाएगा 5, तो V1/V2 कितना आएगा √42/5। ठीक, आणि असे प्रश्न सीईटी मध्ये येतात. सीईटी मध्ये साऊंड एकाच मार्कासाठी आहे पण हाच येऊ शकते. म्हणजे गॅस बदलीन, ऑक्सिजन येईल, हायड्रोजन येईल, लय पॉप्युलर आहे. तुम्ही पीवायक्यू मध्ये पहा, 1-2 प्रश्न तुम्हाला याचे दिसतील किंवा बोर्डाच्या परीक्षेत जे ऑब्जेक्टिव्ह असतात ना त्यात सुद्धा येऊ शकते. मला सांगितलं नाही कोणा, सांगेल फोन करून, पेपर माहित पडला. ह्यूमिडिटी, पहली बात तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो जो एयर होती है, जब एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर है ना, मॉइस्चर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई एयर है और इस एयर में कोई भी वेपर कंटेंट नहीं है, वाटर का कुछ भी नाव म्हणजे काहीच कंटेंट त्यात नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम ड्राई एयर. क्या बोलेंगे इसको, ड्राई एयर. और इसमें हल्का सा अगर वाटर आ जाए, इसमें पानी आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ह्यूमिड एयर. ठीक है, यानी कि उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड की अब तक के हमने बात की, Vs होता है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम नॉट, मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड फिर कोई भी जो हमारे पास एयर होती है उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ उसका जो रिलेशन होता है वो अंडर रूट एम नॉट के बराबर होता है. अब ह्यूमिड एयर बेसिकली क्या होती है, जब ड्राई एयर में कौन मिल जाए, पानी. जब वाटर वेपर H2O हवा में घुस जाए तो हमें क्या मिलती है, ह्यूमिड एयर. तो जब ड्राई एयर की बात होती है तो ड्राई एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट, अगर ड्राई एयर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लेते हैं 28.8, और अगर उसमें पानी आ जाए तो पानी का खुद का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है H2O का, वो कितना होता है, 18 होता है. तो ऐसा समझ लो ये सेकंड केस है. ये पहले ड्राई एयर थी तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 28.8. अब इसमें पानी आ गया, तो पानी आ गया तो पानी आने से इसका मॉलिक्यूलर वेट ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पर जो कंटेंट, क्योंकि मास तो सेम रखना है और पानी की एंट्री वहां पे हो गई, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका डिक्रीज हो जाएगा. और डिक्रीज हो के कितना हो सकता है, सिर्फ पानी रहा तो कितना होगा, 18. तो मतलब अगर तुम्हारे पास ह्यूमिड एयर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अब 18 से लेकर के 28.8 के बीच में होगा. कंप्लीट ड्राई एयर 28.8, कंप्लीट वाटर 18, लेकिन ये बीच में है ह्यूमिड एयर, उसका कॉम्बिनेशन है, तो इसके बीच में उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ह्यूमिड एयर किसमें होता है, 18 से 28.8 के बीच में होता है. तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब जब हवा में पानी आ जाएगा, हवा का मॉलिक्यूलर वेट ड्रॉप हो जाएगा. पहले कितना था, ड्राई थी तब 28.8, जैसे ही पानी आया तो उससे क्या हो गया, ड्रॉप. तो ह्यूमिड एयर का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है ड्राई एयर से. अब जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो साउंड की स्पीड ज्यादा होगी. अब सोच, समर सीजन चल रहा है तो हवा ड्राई की ह्यूमिड, ड्राई, उन्हाळ्यात ड्राई, तो मॉलिक्यूलर वेट कम की ज्यादा, ज्यादा समर में ज्यादा है तो समर में जो साउंड की स्पीड होगी वो रिलेटिवली कम होती है. समजा तुम्ही एखाद्याला आवाज देत आहे, समर सीजन यानी कि ड्राई एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है, या फिर बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो साउंड की स्पीड ज्यादा सुनाई देती है, साउंड ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है ह्यूमिड एयर में. क्यों, उसकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि एम नॉट ड्रॉप हो जाता है ना. विंटर सीजन में, रेनी सीजन में स्पीड ऑफ साउंड मीडियम में, स्पेशली एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है. ठीक, ओके ओके. मॉलिक्यूलर वेट ह्यूमिड एयर का लेस होता है मॉलिक्यूलर वेट देन ड्राई एयर से. नाउ नेक्स्ट, विथ राइज इन ह्यूमिडिटी, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर वेपर टू द एयर, द डेंसिटी रिड्यूसेस एंड देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाती है, उसमें इंक्रीज हो जाती है. आप बेटा ध्यान रखो, एक बार फिर से मुझे बताइए कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, ड्राई एयर में कि ह्यूमिड, ह्यूमिड में. क्यों, रीजन बताओ. मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. पहले ड्राई थी तब कितना था, 28.8, और जैसे ही उसमें पानी का प्रमाण आ गया, पानी का प्रेजेंस आ गया, वो डिक्रीज हो गया. 18 नहीं,
18 और उसके बीच में रहेगी वो, ठीक। गुड, आगे बढ़ते अब बात करते हैं विंड का। विंड हवा जो बहती है, हवा वाहत नाही का, तर हवा जेव्हा वाहती हवा जेव्हा त्याचा बी साऊंडच्या स्पीडवर फरक पडेल ना। मान लीजिए ये साउंड का सोर्स है, हे तुम्ही आ, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर है, तुम्ही नहीं, ये सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर है, और ये हो तुम, और ये कोई और है, मतलब दो ऑब्जर्वर है, कोई और म्हणजे मी काय म्हणतो तुम्ही अशा, ऑब्जर्वर 1, यस, ठीक है। और साउंड की यहां पे अब जब साउंड वाइब्रेट होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, तो साउंड तो चारों तरफ जाएगा, जिधर जिधर उसको पॉसिबल है प्रोपेगेट होगा, लेकिन हवा इधर बह रही है ना। तो जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, वो तो नेचुरल जब हवा बह नहीं रही थी ज्यादा स्पीड से, वो सिर्फ वी थी, लेकिन अब हवा की जो स्पीड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। डब्ल्यू क्या है, उस विंड की, हवा की स्पीड है वो, डब्ल्यू स्पीड ही है, लेकिन हवा की वी स्पीड ही है साउंड की, जब हवा बह नहीं रही थी। हवा वाहून नव्हती राहिली, आता हवा वाहून राहिली का? अबे वाहून राहिली म्हणजे अशी का, जोरात वाहून राहिली का? मग तसं नाही, ते कधी कधी हवा येत नाही का, असं आपण उडत उडत जातो आपण, उन्हाळा संपला की पावसाळा लागायच्या अगोदर येत नाही का ते वारा उदान, ठीक है। तो जिधर हवा जा रही है उधर आवाज इजीली पहुंच पाएगा, ज्यादा स्पीड जाएगा। हवा के अगेंस्ट आवाज दोगे तुम तो नहीं जाएगा, तो हवा के अगेंस्ट आवाज नहीं देने का क्योंकि आवाज नहीं पहुंचती। आपल्याला वाटते की सारखंच अंतर आहे, जमीन नाही, हवा उलटी वाहू राहिली, तू कुठे चालला, हवा कुठे चालली, तर मायनस मध्ये येतेस। हा नहीं, नेटवर्कचा हवेनुसार नहीं है, नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नेटवर्क यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, टावर पडलं तर मग नहीं रेंज। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब बात किसकी कर रही है, साउंड के स्पीड पे साउंड की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, तुम सोर्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उस पर साउंड की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी का मीडियम से, फ्रीक्वेंसी का स्पीड के साथ कोई ज्यादा ये नहीं होता। क्या बोल रहा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, समजा आता ये कमरा है, इसमें मैंने यहां पे एक सोर्स से साउंड प्रोड्यूस किया, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, कंसिडर करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ 250 हर्ट्ज, और दूसरा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। अब दोनों को एक ही टाइम पे साउंड प्रोड्यूस किया, इस मीडियम में ट्रेवल किया, तो दोनों से निकले हुआ साउंड का स्पीड सेम होगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसका साउंड की स्पीड को फर्क नहीं पड़ता। साउंड उस मीडियम में, सिर्फ उस मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, साउंड उस मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, साउंड उस मीडियम में जो गैस है उसके गामा पे डिपेंड करेगा, उसके यम नॉट पे डिपेंड करेगा। साउंड जैसे मेरी आवाज है, अभी मेरे आवाज का कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा ना, ठीक है। अब विनोद सर है किंवा सेंडे सर है, त्यांच्या आवाज भी काही फ्रीक्वेंसी असेल, हम लोगों की आवाज मैच नहीं करती, तो दोनों की आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे सेम मीडियम में, दोनों की आवाज की जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। तो मोठ्याने बोललो सर, तो मग तो लाउडनेस, ते स्पीड नहीं। अब हम उनकी भी बात करेंगे। साउंड को मेनली कैरेक्टराइज करने वाली जो उसकी पैरामीटर्स है, जैसे कि लाउडनेस, पिच, देन टिम्बर, ये जो चीजें है वो अभी हम आज के क्लास में देखने वाले हैं, और उसमें आपको क्लैरिटी आएंगी। अभी आपको यह समझना है कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट साउंड की स्पीड पे नहीं होता। जैसे साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन द एयर, ऑल्दो देयर वेवलेंथ इन द एयर मे बी डिफरंट। तर आता जर फ्रीक्वेन्सी अलग अलग आहेत, तर भाऊ त्याच्या वेवलेंथ अलग अलग असतील, पण त्याचा स्पीड सेमच। जसं की v इज इक्वल टू आपल्याला माहित आहे n लैम्बडा है, तो अगर मैंने एक की फ्रीक्वेंसी n1 ली, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2 ली, तो जाहिर सी बात है इसका वेवलेंथ λ2 होगा, और इसका वेवलेंथ λ1 होगा, और इसका वेवलेंथ कितना होगा, λ2। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो v रहने वाला है, साउंड की स्पीड बदलने वाली नहीं है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम्हाला किती इफेक्ट घेतले माहित आहे का आपण, म्हणजे काय काय लक्ष आहे का तुमचं? हाँ, लक्षात ठेवा, कारण क्वेश्चन सॉल्व करना था पुढे, ठीक। हा पहला प्रश्न पढ़िए और बताइए आंसर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है आपको,
द velocity ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन इट. जब हवा में मॉइस्चर आ जाता है तो जो साउंड की स्पीड है हवा में वो बढ़ जाती है. इज इट ट्रू? यस. तो ये तो भाई हो गया ट्रू. ठीक. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर लोअर्स द डेंसिटी ऑफ एयर. जब मॉइस्चर आ जाता है हवा में तो उसकी डेंसिटी को कम कर देता है. अभी क्या मैंने लिख के दिया था यहां पे, क्या है? विथ राइज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि एडिशन ऑफ दैट वाटर वेपर डेंसिटी क्या हो रही है. तो यहां पे क्या लिया है, लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लोअर्स. लोअर्स का मतलब रिड्यूस ही होता है ना, क्योंकि देख हवा है एक कंटेनर में, ड्राई एयर. ठीक. तो जैसे ही उसमें वाटर का प्रमाण आएगा तो जो हवा है उसका डेंसिटी कम ही हो जाएगा. हवा का डेंसिटी वो कम हो रहा है वहां पे. ठीक है. हाँ, तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. होले हो लावू नका, समजलं का हे. नेक्स्ट, ये रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गॅस मॅच द फॉलोइंग. जोड़ा जुळवा. कोकाट आंद्रे पण रिगार्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मैच द फॉलोइंग. पहला है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेड 4 टाइम्स एंड प्रेशर 2 टाइम्स. ठीक है, हमने गैस के टेम्परेचर को कितना टाइम्स किया, 4 गुना, और प्रेशर को कितना टाइम्स किया, 2 टाइम्स. ठीक है, तो इधर कितना किसके साथ मैच होता है वो, स्पीड बिकम्स 2 टाइम्स, स्पीड बिकम्स 2 टाइम्स, स्पीड रिमेन्स अनचेंज, स्पीड बिकम्स हाफ. तो पहली बात क्या, पहिली बात तो दिमाग में इतना रखो की प्रेशरचं आपल्याला काही घेणं देणं, आपल्याला घेणं देणं कोणाचं आहे, टेम्परेचर. टेम्परेचर किती पट झालं, 4 पट. टेम्परेचर स्पीड सोबत कोणतं रिलेशन मिळते, रूट टीचं. टी 4 पट झाला तो स्पीड किती पट, 2 टाइम्स. तो स्पीड 2 टाइम्स मतलब क्या, बी. तो इसका क्या रहेगा, बी. ओनली प्रेशर इज मेड 4 टाइम्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. प्रेशर 4 टाइम्स केलं, टेम्परेचर चेंज नाही केलं. नेक्स्ट, only temperature change to 4 times. huh only pressure is made 4 times without change in temperature. okay, temperature constant है, only temperature change to 4 times. ऑप्शंस काय पाहून घेऊ द्या पहिले. हा बरोबर आहे ना. तिसरं टेम्परेचर चेंज केलं ना 4, तर किती येईल ते 2. म्हणजे याचा आन्सर बी काय राहणार आहे तुमचं, बी. आणि लास्ट, मॉलिक्युलर मास ऑफ द गॅस इज मेड 4 टाइम्स. हे टेम्परेचर येणार आहे, प्रेशर थोडी चेंज केला आपण. एक मिनिट थांबा. मॉलिक्युलर मास ऑफ द गॅस इज मेड 4 टाइम्स. मॉलिक्युलर मास, गॅसचं मॉलिक्युलर मास 4 पट केलं तर काय होईल, हाफ. हाफ मतलब कोणसा, डी. पण आता सांगा काय म्हणणं आहे, फर्स्टचं काय येणार, पॉइंट बरोबर आहे. पण मग आता तुला डेन्सिटी बी नोंद लागेल ना, समजलं का. गिव्हन सर्कमस्टन्सेस मध्ये तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवायचं की प्रेशरचा तुम्हाला इफेक्ट घ्यायचा नहीं है. जो अवेलेबल डेटा है त्याच्यानुसार तुम्हाला कोणतं करेक्ट आंसर है, बी, सी, बी, डी. अगर इसको भी ले ले तो फिर आंसर मैच नहीं होगा ना, समजलं का. तो इथं करेक्ट आंसर तुमचं कोणतं राहील रे, सी, दैट इज 3. नेक्स्ट, given below 2 statements, one is labeled assertion and the other is labeled reason. okay,
असर्शन दिया है साउंड ट्रॅव्हल्स फास्टर ऑन रेनी डे दॅन ऑन अ ड्राय डे. बरोबर, इट इज ट्रू. अँड रिझन आहे की मॉइश्चर इन्क्रीजेस द प्रेशर. मॉइश्चर इंक्रीजेस द प्रेशर. फॉल्स. तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत. ट्रू एंड फॉल्स. सी. ठीक है, तो यहां पे पहला जॉनर खत्म होता है. अब हम पढ़ेंगे, अभी स्पीड ऑफ साउंड की कहानी यहां पे होती है खत्म. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हाँ, काय उद्या सर्वांनी सकाळी, उद्या नाही, परवा परवा. अरे सेव्ह केली ना रे आपण फाईल. हा हा, एक मिनिट एक मिनिट थांबा ना, फक्त फाईलचं अपलोड करू द्या. हा, ब्रेक काहीच नाही, थोडंसंच राहिलं. ब्रेकच आहे तुम्हाला आता. एक छोटा टॉपिक झाला की ब्रेक. हा, सांगा. हा, एक जण बोला, एक जण. ब्रेक. एक साथ एका स्वरात, असं आहे की नाही, जरासा काही फरक नाही. ब्रेक नाही ना, 2 मिनिटात होते ना, जास्त मोठा टॉपिक नाही ना. लगेच येता काय, लवकर 2 मिनिटात. अरे 2च मिनिटं देतो.